एक और बात चलती है आरजेएस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बारे में कि कोई चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते बच्चे। हाँ, मैंने जयपुर में स्वास्तिक लॉ अकेडमी है, मदन जी बगड़िया चलाते, उनसे जी। मैंने कोचिंग ली थी। आप इसको किस्मत मानते हो कि मेहनत मानते हो? मैं किस्मत और मेहनत दोनों मानता हूँ, सिर्फ मेहनत भी आपका साथ नहीं दे पाती अगर किस्मत नहीं है तो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरी मेहनत ही नहीं, किस्मत भी थी। हाँ, एक मेरा दोस्त था कमलेश, जो काफ़ी मेहनती था, बहुत मेहनती था। उसका नहीं हुआ तो उसका रिज़ल्ट सुन के काफ़ी शॉक लगा कि उसका कैसे नहीं हुआ, उसका होना चाहिए था। मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो मैंने हमेशा वही चीज़ ध्यान में रखी। एक चीज़ और मैंने सुन रखी थी कि आपका नेगेटिव माइंडसेट आपको कभी भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं दे सकता। हुँ। तो ये चीज़ मैं हमेशा मानता था, इसलिए मैंने कभी खुद पे डाउट किया ही नहीं। मुझे हमेशा खुद पे भरोसा था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद पिता की सलाह पर बीकानेर से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। एलएलबी के एडमिशन के साथ ही तय कर लिया था कि जज बनना है। इसी सपने के साथ तैयारी के लिए राजधानी जयपुर चले गए और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आरजेएस 2024 का पेपर दिया और 159वीं रैंक के साथ अपने नाम को न्यायिक सेवा में अंकित कर लिया। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है न्यायाधीश मोहित स्वामी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। मोहित जी, आपका टॉक विद बीएमआर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाल ही में राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का जो रिजल्ट आया है उसमें आप न्यायाधीश बने हो 159वीं रैंक के साथ। क्या महसूस कर रहे हो? काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी अच्छा लगा। आपने कब डिसाइड किया कि मुझे जज बनना है? 2018 में जब मैंने एलएलबी स्टार्ट की थी तभी मैंने यही सोचा था कि मुझे जज बनना है। मैंने उसी उद्देश्य के साथ एलएलबी में एडमिशन लिया था। जी। तो आपके परिवार से पहले कोई है इस लाइन में? नहीं, मेरे परिवार से इस लाइन में पहले कोई नहीं, मैं पहले ही हूँ। लॉ क्षेत्र में पहले ही हो आप? लॉ क्षेत्र में हाँ, मेरे जीजाजी हैं एक, वो हैं हनुमानगढ़ से, बाकी मैं पहला आरजेएस में ही हूँ। वो क्या है, वो आरजेएस है वो? एडवोकेट हैं वो, अच्छा, वकील लॉ है। फील्ड में, हाँ। हम्म। तो उनकी गाइडेंस रही आपके साथ? हाँ, वो भी गाइड कर देते थे, कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आता था तो मैं उनसे पूछ लेता था। बाकी तो तो 2021 में आपकी एलएलबी हुई। हाँ, 2021 वाला आपने एग्जाम दिया? जी मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। उसमें रिजल्ट क्या रहा था? उसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा। तो उस समय आप डिसअपॉइंट हुए? नहीं, मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी प्रिपरेशन अभी उस लेवल पे नहीं है कि मैं आरजेएस क्लियर कर पाऊँ। वो तो बस एक लेवल देख रहा था मैं कि किस लेवल का पेपर आता है और कैसे तैयारी मुझे करनी होगी। आपने अभी कहा मैंने 2018 में तय कर लिया कि मुझे जज बनना है। तो आपने सीरियस होकर के तैयारी कब शुरू की? मैंने कॉलेज के साथ ही स्टार्ट कर दी थी तैयारी, पर वो तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं क्लियर कर पाऊँ। तो उसके बाद मैंने कोचिंग ली और फिर एकदम मन लगा कि मैंने 2 साल, ढाई साल मेहनत की थी। तो उसका परिणाम इस वैकेंसी में मुझे देखने को मिला। इसमें आप निश्चिंत थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, मेरी तैयारी मुझे पता थी कि जितनी मेरी तैयारी है मैं पास कर जाऊँगा, मैं बन जाऊँगा। आपकी एलएलबी कहाँ हुई? मेरी एलएलबी बीकानेर के ज्ञान विधि कॉलेज में हुई थी। तो आपकी बाकी एजुकेशन भी बीकानेर हुई? नहीं, मेरी ग्रेजुएशन जैसे बीकॉम मैंने कर रखी है, तो वो रतनगढ़ यहीं से हुई थी, यहाँ के स्वामी कॉमर्स कॉलेज से। जी। और स्कूलिंग भी मेरी रतनगढ़ से ही हुई हुई है, 12th तक। कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के पीछे क्या कारण था? कॉमर्स यहाँ पे जैसे 11th-12th में कॉमर्स ही था मेरे, तो फिर बीकॉम भी मैंने फिर इसीलिए की थी। बीए में अचानक से जाना नहीं चाहता था कि आर्ट्स थी नहीं, फिर अचानक से चेंज सब्जेक्ट सही नहीं लगा मुझे। अच्छा, जनरली क्या होता है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें ये होता है कि पेरेंट्स तय करते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है। तो कॉमर्स आपने खुद तय किया या पेरेंट्स ने कहा नहीं कॉमर्स? नहीं, हम दोनों ने ही डिसाइड किया था, मैंने और पापा ने मिल के ही। हम्म। उन्होंने पूछा था क्या करना चाहता है, साइंस मुझे अच्छी लगती नहीं थी, तो मैंने कहा था कॉमर्स ही ले लूँगा। फिर सीए कॉमर्स करना था आपको? नहीं, सीए नहीं करना था। ऐसे ही कर ली थी कॉमर्स तो ठीक है, बीए, बीएससी नहीं तो फिर बीकॉम से। उसके बाद डिसाइड किया था कि आर्ट्स बनना। अच्छा, स्कूल में स्कोरिंग क्या रहा था? स्कूल में 10th में मेरे 67% थे और 12th में भी 67 या 70 थे। तो उस समय ये कह सकते हैं एवरेज हाँ, नंबर थे? मैं एवरेज ही था। हम्म। बीकॉम में तो और कम हो गए थे, 49% ही थे। अच्छा, उसका क्या कारण था? उसका कारण वही कि अकाउंट इतनी अच्छी समझ में नहीं आ पाई थी, तो उस वजह से।
एलएलबी का सजेशन कि आपको एलएलबी का एलएलबी करनी पापा चाहिए। ने सजेस्ट किया था हम्म, कि एलएलबी करनी चाहिए। आरजेएस उन्होंने ही के मुझे लिए। आरजेएस बताया था कि हाँ बीकॉम में इतने अच्छे परसेंट नहीं थे तो कि आरजेएस है, आरजेएस कर सकते हो। तो मैं फिर उसी फील्ड में चला गया था। आपको लगा नहीं मेरे इतने नंबर नहीं है, बीकॉम में नहीं है, 12th में कम है, 10वीं में कम है, तो मैं आरजेएस सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा? नहीं, कभी मैंने खुद पे कभी भी डाउट नहीं किया। मुझे पता था कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकता हूँ। मैंने कभी भी खुद पे डाउट नहीं किया किसी भी स्टेज पे। मीडियम आपका हिंदी था। मेरा 10th तक मीडियम इंग्लिश था। उसके बाद 11th-12th मेरी सुजानगढ़ से हुई थी। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम अच्छी स्कूल नहीं थी। तो मेरा मीडियम हिंदी रहा और उसके बाद से हिंदी चल रहा। आपने आरजेएस का एग्जाम हिंदी मीडियम से दिया? हाँ, मेरा हिंदी मीडियम था उसमें। तो लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, हिंदी में नंबर कितने आए आपके? हिंदी में मेरे 21 नंबर आए थे मेंस में, जी। 50 में से। 25 अबव एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। आपको लगा नंबर कम है? हाँ, लगा कि नंबर कम थे। अच्छा, कहाँ कमी रही? वो तो अभी तो कॉपी देखने के बाद ही बता पाऊँगा। बाकी ऐसे मुझे लगे थे कि सही लिखे हैं। वो तो एग्ज़ामिनर उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा। और इंग्लिश में कितने नंबर थे? इंग्लिश में मेरे 5 ही थे। 5 नंबर ही थे? हाँ, इंग्लिश में 5 ही थे। पेपर कैसा हुआ था? पेपर अच्छा हुआ था। इंग्लिश जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा 10th तक मीडियम इंग्लिश था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि 5 ही नंबर आएँगे। पर अब तैयारी काफ़ी अच्छी थी इंग्लिश के, ऐसे भी मैंने सही लिखे थे। पर वही है कि वैसे नंबर इंग्लिश में सभी के टाइट आए हैं, इस हाँ, बार इस कम आए बार हैं। जैसे सब कह रहे थे कि हाँ, रिट 5, 4, 5 सुप्रीम कोर्ट में रिट भी रिट गई थी। पिटीशन भी गई। हाँ, इंग्लिश को लेकर। हम्म। तो ऐसा नहीं था कि उनके ही आए थे, सबके ही कम आए। क्रिमिनल में क्या रहा? क्रिमिनल में मेरे 58.5 है, 100 में से। जी। सिविल में मेरे 52.5 है। तो आपको सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है, क्रिमिनल और सिविल? मुझे सिविल अच्छे लगते थे। नंबर सिविल में कम है? हाँ, पेपर भी मेरा सिविल का ज़्यादा अच्छा हुआ था। सिविल आप में क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें? एक्सपेक्ट कर रहा था 60 के आसपास, तो कि हाँ, इतना बढ़िया पेपर हुआ था। पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, कोई एक आधा क्वेश्चन नहीं आया था। उसके अलावा सारा बहुत सही गया था। इंटरव्यू में क्या दिया आपको? इंटरव्यू में मुझे 35 में से 16 नंबर मिले थे। आपका इंटरव्यू कितनी देर चला? मेरा मैक्सिमम 10 मिनट चला था। अच्छा, 10 ही मिनट चला? हाँ, कई लोगों का तो 25 से 30 मिनट चला हाँ, है। मेरा 10 ही मिनट था। 10 मिनट चलने के पीछे कारण? क्वेश्चन्स उन्होंने मुझसे प्रैक्टिकली पूछे थे स्टार्टिंग से ही, तो ज़्यादा फिर बात बढ़ी नहीं और लास्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, वो मुझे आए नहीं थे। अच्छा, आपने प्रैक्टिस की नहीं? हाँ, मैंने तो प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिकली सवालों के जवाब में आप कंफर्ट नहीं थे? कोर्ट वाले क्वेश्चन नहीं थे, मतलब जैसे सिचुएशन बेस्ड थे अच्छा, कि सिचुएशनल आपके सवाल। साथ ये सिचुएशन हो तो आप क्या करोगे? वो हम्म, थे। हम्म। वो मैंने अच्छे से दिए थे। फिर लास्ट में 1-2 में मुझे कन्फ्यूज़न हुई थी, तो मैंने सॉरी बोल दिया था। 1-2 में बोला सॉरी? हाँ, ज़्यादातर 1-2 में ही लास्ट के। आप वहाँ जब रूम में अंदर गए तो अनकंफर्ट हुए या कंफर्ट नहीं, थे? नहीं, वो बहुत बढ़िया एकदम आराम से जैसे अपन बातचीत कर रहे हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं। कोई हाँ। क्वेश्चन नहीं है तो कि कोई बात नहीं, आराम से कि आप घबराइए मत, आराम से उत्तर दीजिए। अच्छा, इंटरव्यू देके आप बाहर निकले तो आप सेटिस्फाई थे कि मेरा इंटरव्यू ठीक गया है? लास्ट का जो क्वेश्चन था वो मुझे आता था, पर मैं उस टाइम बता नहीं पाया। तो मुझे उस एक क्वेश्चन को था कि अगर मैं बता देता तो शायद और बढ़िया हो जाता, नंबर और बढ़िया जाते। ओवरऑल जब आप इंटरव्यू देकर बाहर निकले तो आपको क्या लगा कि मेरा पीडीएफ में नाम आएगा? हाँ, मुझे लगा था कि हाँ, आ जाना चाहिए, हम्म। क्योंकि मुझे लग रहा था कि इंग्लिश ऐसे में मेरे आएँगे ही 15 नंबर, तो उसको लेके मुझे था कि हो जाएगा सिलेक्शन। इंग्लिश में 5 नंबर आए हाँ, आपके? फिर भी किस्मत थी कि हो गया। आप इसको किस्मत मानते हो कि मेहनत मानते हो? मैं किस्मत और मेहनत दोनों मानता हूँ। सिर्फ़ मेहनत भी आपका साथ नहीं दे पाती अगर किस्मत नहीं है तो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ मेरी मेहनत ही नहीं, किस्मत भी थी, पूरी थी। तैयारी शुरू तो वैसे कॉलेज समय से कर दी। हाँ। आप कोचिंग ली कहीं से? हाँ, मैंने जयपुर में स्वास्तिक लॉ अकेडमी है, मदन जी बगड़िया चलाते हैं, उनसे जी। मैंने कोचिंग ली थी। कब शुरू की है? वो मैंने 2021 में जब मेरी एलएलबी पूरी हुई थी, उसके बाद से शुरू कर दी थी आप मैंने। सीधे जयपुर चले गए? हाँ, उसके बाद जयपुर ही रहे? हाँ, मैं फिर वहीं पे रहा था, उनके गाइडेंस में। 2021 से 24 तक अभी तक आप 2023 तक फिर मैं घर पे आ गया था, ऑनलाइन क्लासेस ली थी फिर मैंने 2023 से। तो कोचिंग का रोल कितना है आपके सिलेक्शन में? मेरे कोचिंग का रोल भी काफ़ी है, क्योंकि जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुक से पढ़ते हैं, और जबकि आरजेएस जो पेपर आता है उसमें मेन बैरिक की लैंग्वेज उस पे कमांड होनी ज़रूरी है। तो वो मैंने वहाँ से सीखा था कि बैरिक कैसे पढ़ा जाता है, कैसे आंसर दिए जाएँगे, प्री कैसे होगा, उसकी प्रैक्टिस वगैरह, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब वहीं से मैंने ली थी। तो मदन सर खुद भी पर्सनली गाइड करते थे, उन्होंने भी 3 बार आरजेएस का इंटरव्यू दे रखा है।
तो अपने एक्सपीरियंस बताते थे कि क्या गलतियाँ होती है, क्या नहीं करना, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किन क्वेश्चन को अवॉइड करना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, सारा उन्होंने ही बताया था। टेस्ट सीरीज भी आप कंटिन्यू दे रहे थे? हाँ, टेस्ट सीरीज़ भी मैं देता था। जितने भी मेंस के वो पेपर लेते थे, मैं सारे देता था। अच्छा, टेस्ट सीरीज के अलावा आप राइटिंग पर काम करते थे? ज़्यादा मैं जैसे याद करता था तो मैं लिख के ही याद करता था। हम्म। तो उसके अलावा राइटिंग मैंने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए थे मैंने खुद के, मुझे कभी लगा नहीं था। बाकी मैं कोई चीज़ याद करता तो मैं लिख के ही याद करता था। एक दिन में इतने घंटे पढ़ना है, ये ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतना लिखना है, ऐसा कोई शेड्यूल बनाया आपने? शेड्यूल यही था कि जितने सब्जेक्ट मैं चाहता कि लैंग्वेज था, तो लैंग्वेज सर ने कहा था स्टार्टिंग से ही आपको कमांड करनी है। तो मैंने 2 घंटे तो की लैंग्वेज को मुझे देनी ही है, 1-1 घंटे हिंदी इंग्लिश को। एवरीडे? हाँ, हर हम्म। दिन। और उसके बाद कि जितने भी लॉ मतलब सारे सब्जेक्ट तो एक दिन में होते नहीं थे, तो मैंने आधे-आधे डिवाइड कर रखे थे, कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा और अगले दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा। तो मेरा शेड्यूल वैसे फिक्स नहीं था, पर वैसे फिक्स था कि ये सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है, चाहे कितनी देर भी पढूँ, वो था। अच्छा, लैंग्वेज की हम बात करें तो 1 घंटे आप इंग्लिश पढ़ते थे और 1 घंटे हिंदी पढ़ते थे। तो इसके साथ वो क्या आप अपने थॉट्स लिखते थे या ऐसे राइटिंग कैसे करते थे? ऐसे राइटिंग जैसे बुक्स मुझे सजेस्ट कर रखी थी अलग-अलग टीचर्स ने, तो मैं उन बुक्स से ऐसे पढ़ता था। फिर खुद के थॉट्स भी नेट पे देख लेता था कोई कंटेंट और फिर खुद से लिखने की कोशिश करता था। जो-जो मैंने पढ़ा था उन सबको मिला के एक ऐसे, तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस की थी। अच्छा, जो ये हमारा इंटरव्यू है, ये आरजेएस की तैयारी करने वाले बच्चे भी खूब सारे देखेंगे। तो मुझे लगता है कमेंट आएगा कि कौन-सी बुक्स पढ़ी है? तो बता ही दो साहब। तो एक तो जैसे इंग्लिश के लिए बीके रस्तोगी सर की आती है, एक मनमोहन जोशी सर की आती है और एक परीक्षा मंथन की इंग्लिश, हिंदी दोनों के लिए आती है। जी, तो मैंने ये बुक्स पढ़ी थी। ये उपयोगी है सारी। हाँ, ये एसेज़ के लिए मुझे सही लगी थी। बाकी जैसे चैट जीपीटी का भी मैं यूज़ कर लेता था, अगर मुझे कोई इंग्लिश में ऐसे चाहिए होता, कंटेंट नहीं मिल रहा होता, तो चैट जीपीटी पे ही मुझे कंटेंट मिल जाता था। और हिंदी के लिए तो न्यूज़पेपर वगैरह सब मिल ही जाते हैं, कहीं न कहीं कंटेंट। तो ये सब वो देख सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते थे? मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। कब से? शुरू से ही मतलब जब मतलब 2018 से पहले से ही मैं पेपर तो हमेशा ही पढ़ता हूँ, आदत है मेरी। अच्छा, क्रिमिनल के लिए आपने बेरक पढ़े, इसके अलावा कोई गाइड पढ़ी? नहीं, क्रिमिनल के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे आईपीसी अगर पढ़ रहे हो और आपको केस लॉस चाहिए सिचुएशन समझने के लिए, जी, तो बुक आती थी, मुझे अभी तो उन ऑथर का नाम याद नहीं है, कोई भट्टाचार्य जी है शायद। तो उनकी बुक देख लो आपको अगर केस लॉस चाहिए। उसके अलावा क्रिमिनल में ज़रूरत नहीं है गाइड की, मेरा पर्सनल व्यू यही है। हुँ, हुँ। और सिविल में? सिविल में भी ज़रूरत पड़ी नहीं, मैंने डायरेक्ट ही पढ़े थे। कोई टॉपिक जैसे एक पॉइंट नहीं आ रहा हो, उसके लिए मैं बुक सजेस्ट करता था कि हाँ, बुक में देख लो, बाकी डायरेक्ट मुझे हमेशा सफिशिएंट लगे थे। माइनर एक्ट? माइनर एक्ट के तो डायरेक्ट ही आते हैं, उनमें तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, उनसे बाहर कुछ जाता ही नहीं है, चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो। मैंने पेपर दिया इस बार तो यही था कि प्री में भी सारा पोर्शन डायरेक्ट का था और मेंस में भी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट में से ही थे। कहीं बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मॉक इंटरव्यू आपने दिए तब मॉक इंटरव्यू लेने वाले संतुष्ट थे आपका कि ठीक जा रहा है आपका हाँ, इंटरव्यू? मॉक इंटरव्यू वालों ने भी बैठने का पोस्चर थोड़ा बताया था, बाकी कि कॉन्फिडेंस अच्छा आप में, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, कि जी। बस डायरेक्ट देख लेना अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो जैसे जो आंसर नहीं है, कि डायरेक्ट देख लो बाकी ठीक है। आप जब इंटरव्यू देने अंदर गए, तो उस समय आपसे पूछे कि 10वीं में नंबर कितने थे, 12वीं में नंबर कितने नहीं, थे? मुझसे नहीं पूछा। अच्छा, कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि यदि आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर हैं, तो आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिलते हैं। मैं ये चीज़ नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे भी तो इतने अच्छे थे ही नहीं, तो मैं ये चीज़ नहीं मानता कि उनको फ़र्क पड़ता है, नहीं। वो तो ये देखते हैं कि आप बनने लायक हो या नहीं, उनको क्या करना है कि आपके 10th में कितने ही हो जाएँ। अच्छा, दूसरे एक बच्चे ये भी कहते हैं कि यदि आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रहे हो और यदि आप लिखते नहीं हो, तो वहाँ एग्ज़ाम में सवाल छूट जाते हैं। ये चीज़ सही है। अगर पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज़ यही फ़ायदा देती है कि आपको पता चलता है एक तो कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं और आपको अपनी स्पीड पता चलती है कि आप 3 घंटे में कितना पेपर कर पाते हो। इसलिए मैं टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी मानता हूँ, ताकि आपको अपनी लिखने की स्पीड पता रहे। आपने टेस्ट सीरीज़ है वो स्वास्थ्य के लिए, हाँ, तो उसमें कितने बच्चे टेस्ट सीरीज़ देते थे? उसमें करीब 150 बच्चे आराम से, ज़्यादा ही थे 150 प्लस मान उसमें लीजिए। आपकी रैंकिंग क्या रहती थी? रैंकिंग हमारे वैसे रैंकिंग बताते नहीं थे।
मतलब पर्सनली आपकी कॉपी चेक करके आपको नंबर बता देते थे और जो आप गलतियाँ कर रहे हो वो बताते थे कि आपसे ये और सुधार सकते हो। तो वो मुझे सजेशन देते थे सर कि आपने ये सेक्शन नहीं लिखा, इसमें ये सेक्शन लिख सकते हो, ये आपकी राइटिंग का तरीका ये है, ये सुधार सकते हो, आंसर कैसे लिखना है वो बताते थे। अच्छा, एक नया बच्चा है और उसको आरजेएस की तैयारी करनी है, शुरू से लेकर के एंड तक, कैसे बनाए वो अपना शेड्यूल? किस प्रकार से वो तैयारी करे, कहाँ से करे? जैसे अगर 3 ईयर वाली कॉलेज कर रहा है या 5 ईयर जो भी हो, तो जो सब्जेक्ट आर्ट्स में है, उनको तो पढ़े ही पढ़े अच्छे से। साथ में कॉलेज वाले तो पढ़ने ही पढ़ते हैं और जो आर्ट्स में उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़े, उनको वो बैरेक्ट से भी पढ़ सकता है। और कॉलेज होने के बाद उसे लगे कि मुझे और तैयारी करनी है तो वो कोचिंग ले सकता है। वरना अगर कॉलेज में उसकी तैयारी ऐसे हो चुकी है कि नहीं मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, तो घर पे ही ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर सकता है और आंसर लिखने के लिए वो टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकता है। तो वो उस पे है कि उसकी तैयारी किस लेवल तक पहुँची है कॉलेज के अंदर। कॉलेज के अंदर के बाद भी उसे लग रहा है कि कोचिंग चाहिए, तो खूब आप कोचिंग लीजिए। वहाँ पे भी आपको ये गाइडेंस मिलती है, टेस्ट सीरीज़ लीजिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ, आपने कितना कॉलेज में पढ़ा है और कितने सुधार की ज़रूरत है। उस अकॉर्डिंग वो कर सकता एक बच्चा घर बैठ के तैयारी कर सकता है, है, कर सकता है। उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले लो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद मैं मानता नहीं कि एक आप वहाँ पे बच्चों के बीच में बैठ के देखते हो, तो माहौल का तो फ़र्क पड़ता ही है ना। क्योंकि एग्ज़ाम देने जाते हो तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं वो माहौल देख के ही। तो उसके लिए आप अगर ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ दोगे, तो थोड़ा आदत हो जाती है कि हाँ, घर पे थोड़ा कंफ़र्टेबल हो जाते हैं बच्चे तो इतने अच्छे से वो नहीं दे पाते। अच्छा मोहित, आपकी हॉबी रही है कुछ? मैं बैडमिंटन ही खेलता था, उसके अलावा गाने सुनने पसंद थे मुझे। आप रेगुलर थे बैडमिंटन में? नहीं, फिर जैसे एग्ज़ाम आए थे तब छूट गया था, शेड्यूल बन नहीं पाया था। उस दौरान मैं गाने ही सुन लेता था, दोस्तों के साथ शाम को आया था घूमने चला जाता था मैं। 2018 से 2024 लंबी जर्नी है। हाँ, इस बीच आप कभी डिमोटिवेट हुए? नहीं, कभी भी नहीं। कभी हुआ ही नहीं, मैं खुद पे कह रहा हूँ ना, मैंने कभी डाउट किया ही नहीं। ना मैं खुद से कभी नेगेटिव बातें करता था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मैंने हमेशा वही चीज़ ध्यान में रखी। एक चीज़ और मैंने सुन रखी थी कि आपका नेगेटिव माइंडसेट आपको कभी भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं दे सकता। हुँ। तो ये चीज़ मैं हमेशा मानता था, इसलिए मैंने कभी खुद पे डाउट किया ही नहीं। मुझे हमेशा खुद पे भरोसा था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। आरजेएस के अलावा आपने और कोई एग्ज़ाम दिया? जेएलओ में मैं इंटरव्यू दे के आया था। हाँ। जेएलओ मैंने दिया था। कितने नंबर से रहे? उसमें मैं 6 नंबर से रहा था। उसमें आपको था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? उसमें जब कट ऑफ देखी थी तो मुझे लगा था कि नहीं, मैं पूरा-पूरा कट ऑफ ही मैंने क्लियर किया। तो मुझे लगा था नहीं उसमें नहीं होगा। डिसअपॉइंट तो नहीं हुआ उससे? नहीं, मैंने कहा ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और मैं अगर जेएलओ बनता तो मैं आज आरजेएस नहीं बनता। मैं ये भी मानता हूँ कि अगर मेरा उसमें सिलेक्शन होता तो मेरा इसमें नहीं होता। क्योंकि शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता फिर। मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। ये बात मैं सही भी मान लूँ, और दूसरा, जो आपकी टॉपर आई है राधिका बंसल, वो जेएलओ थी हाँ, और वो टॉपर भी आई। वो उनकी शेड्यूल, उनका मेहनत अलग है। मेरा माइंडसेट, हाँ, वो मेरा ठीक है, शेड्यूल। अलग-अलग। जेएलओ का रिज़ल्ट आया, उसी दिन आप पढ़ रहे थे या नहीं, एक आधे दिन थोड़ा गैप लिया गैप आपने? लिया था मैंने आराम से, 5-7 दिन का गैप लिया था कि ठीक है अभी ब्रेक लेंगे, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, फिर वापस शुरू करेंगे। आपके साथ वाले जो बच्चे थे, जो आरजेसी की तैयारी कर रहे थे, उनका आपके साथ सिलेक्शन हुआ? हाँ, मेरे कोचिंग में जो दोस्त बने थे उनमें से कइयों का हुआ। जैसे श्वेता स्वामी और शैलेश और भी हैं, पायल अग्रवाल, ये सब। आपको ऐसा कोई बच्चा लगा कि इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा और नहीं हुआ? हाँ, एक मेरा दोस्त था कमलेश, जो काफ़ी मेहनती था, बहुत मेहनती था। उसका नहीं हुआ तो उसका रिज़ल्ट सुन के काफ़ी शॉक लगा कि उसका कैसे नहीं हुआ, उसका होना चाहिए था। आपके साथ पढ़ने वालों की यदि मैं बात करूँ तो आप सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहोगी कि मैंने इनके साथ ग्रुप में पढ़ाई की, ग्रुप डिस्कशन किया, इनकी मेरे को खूब मदद मिली? ऐसे कोई नाम है आपके पास? बता रहा हूँ जैसे श्वेता हो गई, शैलेश हो गई, कमलेश, हुँ। विजेंद्र, एक राजेंद्र, एक ललिता, हम सबका ग्रुप था 7 जने। तो हम लोग ग्रुप में डिस्कशन करते थे शाम को, क्वेश्चंस को लेके हम लोग हमेशा डिस्कशन करते थे। सबका था कि हम सबका हो जाएगा, हाँ, हम और सब लगभग हो भी गया। हम में से 3 का हुआ, 4 का नहीं हो पाया, तो
थोड़ा दुःख हुआ, सबने इंटरव्यू दिया था पर। एक और बात चलती है आरजेस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बारे में कि कोई चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते बच्चे। वास्तव में है या नहीं है ये? हमारे ग्रुप में मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी, पर ये माइंडसेट कई बच्चों का होता है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर बता दिया तो वो पास हो जाएगा, मैं नहीं हो पाऊँगा। मेरी जबकि जगह वो ले लेगा। हाँ, कि हाँ। मेरे से ज़्यादा नंबर उसके आ जाएँगे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हम साथ में तो कभी ऐसा था ही नहीं। जो भी जिसको पता चलता वो ग्रुप में भेजता था, हम डिस्कस करते थे और यही वजह थी कि हम सब साथ तो ने इंटरव्यू दिया था, उनमें से हम 3 बन भी गए। ठीक है, 4 अगली बार बन जाएँगे। हाँ, बनेंगे। परिवार पर बात कर लेते हैं, आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरे परिवार में मेरे मम्मी-पापा और मेरी 4 बड़ी बहनें और भाई मैं आप एक सबसे ही हो? छोटा हूँ। हाँ। बहनें क्या मैरिड है या हाँ, चारों बहनें मेरी मैरिड है, मुझसे बड़ी ही हैं वो चारों। उनकी पढ़ाई-लिखाई ठीक हुई? हाँ, सबने ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की। पिताजी क्या करते हैं आप? पिताजी रिटायर्ड हैं पीएचडी से। दादा-दादी जी हैं आपके? नहीं, उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, दादाजी की कोविड में, दादी जी की उससे पहले ही नेचुरल डेथ हो गई थी। दादाजी भी पढ़ाई को लेके खूब मोटिवेट करते थे। हिंदी मुझे वही पढ़ाते थे। हिंदी के वो टीचर रहे हुए हैं, अच्छा। तो हिंदी पे अच्छी कमांड थी उनकी। तो उन्होंने ही हिंदी सिखाई थी शुरू में। स्कूल में कोई चीज़ नहीं आ पाती थी, तो वो सिखाया करते थे। तो हिंदी मैंने आधा श्रेय हिंदी का उनको भी जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप जब पढ़ते थे तो प्राइमरी में, सेकेंडरी में, 12th तक किसी टीचर ने आपके बारे में कहा कि मोहित के नंबर तो थोड़े कम आ रहे हैं पर आगे जाके कुछ बड़ा करेगा? जैसे मेरे स्कूल की जैसे 10th तक मेरी गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल से मैंने पढ़ाई की थी। जी। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, लता जी मैम, लता गोस्वामी जी, तो वो हमेशा मेरे लिए कहते थे कि तू कुछ ना कुछ बनेगा, देख लेना। फिर 11th में एक टीचर थे श्याम जी, उन्होंने भी यही बात कही थी। एवरेज नंबर आए थे मेरे, उन्होंने मुझे बहुत डाँटा था, उनको बहुत उम्मीद थी मुझसे। तो उन्होंने फिर भी ये कहा था कि देख लेना तू कुछ बड़ा करेगा। तो उन 2 ने हमेशा मुझे कहा था। उस समय के साथ के जो आपके दोस्त हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं? कहीं वेल सेटल्ड है? हाँ, जैसे एक दोस्त मेरा डॉक्टर है, एक अभी इंजीनियरिंग हो चुकी है और एक अभी सूरत में है, कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी। आप बचपन में चंचल थे, इंट्रो थे? मैं इंट्रोवर्ट ही था बचपन में भी, ज़्यादा बातचीत मैं करता नहीं था, चुप रहता था। मैं हमेशा से ही थोड़ा कम ही बोलता हूँ। सुनना मुझे ज़्यादा पसंद है दूसरों को, सुनने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता तो ये कारण तो नहीं है कि इंटरव्यू आपका कम समय चला? है। ये भी हो सकता है कि मैं वहाँ पे भी थोड़े छोटे ही जवाब दे रहा था। जितना वो पूछ रहे थे बस उतना बोल के मैं चुप हो जाता था। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। आपका पढ़ाई का रूटीन क्या रहता था? पढ़ाई का जैसे मैं सुबह जल्दी उठ जाता था 6-7 बजे तक। फिर फ्रेश-व्रेश हुआ, ब्रश-व्रश किया, नाश्ता करके मैं पढ़ने बैठ जाता था। फिर 1-2 घंटे पढ़ने के बाद मैं नहाता, पूजा-पाठ करता, फिर वापस पढ़ता, फिर ब्रेक लेके खाना खाता, थोड़ी देर सो जाता और फिर वापस पढ़ता। शाम को दोस्तों के साथ थोड़ा इधर-उधर घूम आता, फिर आके खाना खाया, पढ़ने बैठा, फिर सो गया। एवरेज में कितने घंटे मान लो? एवरेज 6-7 घंटे एवरेज हो जाता था। बस 6-7 घंटे ही? हाँ, मैंने इतना ही पढ़ा था एवरेज। कई बच्चे तो कहते हैं 12 घंटे से ऊपर पढ़ोगे अब तभी सिलेक्शन होगा। मैं इस चीज़ में कभी मैंने बिलीव नहीं किया कि 12 घंटे ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा या रिज़ल्ट देगा। मैं ये मानता हूँ कि आप चाहे 6 घंटे पढ़ो, चाहे 7 घंटे या 12 घंटे, जितनी देर भी पढ़ो आप एकदम मन से पढ़ो, कि आज मैंने जो चीज़ पढ़ ली, मुझे कल या परसों आप पूछो, तो मैं ये नहीं यार पढ़ी तो थी, भूल गया नहीं, तो मैं आपको बता पाऊँगा। मैं उस हिसाब से ही पढ़ता था, वो 6-7 घंटों में भी। तो मुझे ज़्यादा मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ी जितने 12-12 घंटे लोग करते। सोशल मीडिया पर हो आप? मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था, पर एग्ज़ाम के टाइम मैंने हटा दिया था। इंस्टाग्राम मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। फिर रील्स देखने बैठते हो तो पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला गया। तो मैंने इसलिए उसे हटा दिया था पहले। बाकी आप एक्टिव थे। बाकी व्हाट्सएप इसलिए था कि कोई भी नोट्स आ जाएँ, सर के कोई अपडेट आएँ, दोस्तों का कोई ऐसे वगैरह कोई भेज दे, तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप यूज़ करता था। आपका जिस दिन रिजल्ट आया, 26 तारीख को रिजल्ट आना था पर आया हाँ, 27 तारीख को। उस रात आप सो पाए कि नहीं सो पाए? नहीं उस दिन तो नींद ही नहीं आई। वही-वही चल रहा था कि सच में बन गया क्या? सच में बन गया क्या? थोड़ा बिलीव क्या हुआ कि हाँ, खुशी के मारे नींद नहीं आई थी। आप रतनगढ़ी थे? हाँ, मैं रतनगढ़ी था घर पे ही। मदर फादर के साथ? हाँ, मम्मी-पापा जा रहे थे कहीं पे, मैंने उनको जस्ट बताया ही था। तो मम्मी को
थोड़े इमोशनल हो गए। पापा ने कहा ठीक है, बढ़िया। पीडीएफ में नाम अपना आपने खुद ही देखा या हाँ, किसी ने फ़ोन किया? मैंने खुद नहीं देखा था। जस्ट रिज़ल्ट आया था, मेरे हाथ में फ़ोन ही था। तो जैसे ही मैसेज आया रिज़ल्ट की पीडीएफ, तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ क्योंकि उस दिन संडे था। तो सबने बोला था कि संडे को तो क्या ही आएगा। तो फिर मैंने सोचा देखें तो सही आया नहीं आया। तो जैसे ही पीडीएफ खोली तो हाई कोर्ट की साइट थी। मैंने खुद नहीं चेक किया था। उसके बाद फ़ोन आने शुरू हो गए। उसके बाद सबके फ़ोन आने शुरू हो गए। जिस दोस्त का आप कह रहे हो कमलेश का, उनको आपने फ़ोन किया कि नहीं किया? उनका फ़ोन आया था, हमारी हुँ। बातचीत हो नहीं पाई थी उस दिन। उनका फ़ोन आया, मैंने उठाया और फिर कुछ ना कुछ हो गया था। तो मैं उस दिन उनसे बात नहीं कर पाया था। हुँ। तो बाद में उम्मीदें ज़्यादा थी। उम्मीदें ज़्यादा थी। प्रैक्टिस तो आपने कभी करी नहीं? नहीं, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। तो डाइस पे जज को बैठे पहली बार आपने कब देखा? मैंने एक दिन मैं कोर्ट गया था यहाँ पे देखने। तब मैंने रतनगढ़ी? हाँ, रतनगढ़ी कोर्ट गया था, तब हुँ। मैंने देखा था। उनसे बातचीत भी हुई थी, उन्होंने पूछा भी था, "क्या करते हो? तैयारी कर रहे हो?" मैंने कहा, कब की बात है ये? "उसको हो गए 5-6 महीने हो गए।" जब तक तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था ना? हाँ, तब तक प्री वगैरह कुछ आया नहीं था। उसके बाद उन जज साहब का फ़ोन आया कि नहीं आया आपके पास? नहीं, उनसे ज़्यादा बात इतनी हुई नहीं थी कि इतनी बात हो। अच्छा, वो याद नहीं रख पाए होंगे। हाँ, हाँ। इसलिए। तो मोहित जी, आपका टॉक विद बीएमआर में बहुत-बहुत स्वागत है। आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ। आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद आपको, बहुत-बहुत धन्यवाद।